नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता। तो देश में चुनावी शोर खत्म हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं, सरकार भी बन गई है, लेकिन सियासत खत्म नहीं हुई। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को हम लेकर आए हैं आपके सामने हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। तो मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेज में भगवान श्री राम कृष्ण की जीवनी पढ़ाई जाएगी। इसको लेकर अब सियासी पारा प्रदेश का तेज हो चुका है। हालांकि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में श्री राम कृष्ण की जीवनी पढ़ाने की बात कही थी। अब मोहन सरकार संकल्प पत्र के तमाम बिंदुओं को एक एक कर पूरा करते हुए दिखाई दे रही है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। राम वनगमन पथ के बाद अब एमपी में कृष्ण पाथे को प्रमुखता से सरकारी स्तर पर चिन्हित किया जाएगा। भगवान कृष्ण के चरण एमपी में जहां जहां भी पड़े हैं और जहां से भी उनका संबंध रहा है, उन इलाकों को सरकार वरीयता से लोगों के सामने लाएगी और विकसित भी करेगी। कान्हा संदीपनी आश्रम आए थे अध्ययन के लिए। एमपी में ही उन्हें सुदर्शन चक्र मिला था। एमपी से ही उन्होंने रुक्मणी जी का हरण और फिर वरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन स्थानों के लिए एक विधिवत कार्य योजना तैयार की है और उन्हें विकसित किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनका जीवन व्रत और उससे जुड़ी बातें पाठ्यक्रम में भी शामिल की जाएंगी ताकि स्टूडेंट जो हैं वो भी इन्हें पढ़ सकें। मध्य प्रदेश सरकार ने श्री राम पथगमन, श्री कृष्ण पथगमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पथगमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं, उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भगवान कृष्ण, भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। जाहिर है कि धर्म से जुड़ा कोई मसला यदि सरकार के एजेंडे में आता है तो सबसे पहले उसका बिटवीन द लाइन तलाशने का काम शुरू करती है कांग्रेस। आज कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की भ्रकुटी सरकार के इस निर्णय पर टेढ़ी हुई। दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ने फौरन प्रतिक्रिया दी, जिसके भाव ये थे कि श्री राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि गुरु नानक, जीसस और क्या मोहम्मद साहब के बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। कांग्रेस जानती है कि सीधे टिप्पणी उसके सनातन विरोधी चेहरे को सामने ला सकती है, लिहाजा उसके विरोध में कुछ और धर्मों के आवरण भी छिपा लेती है ताकि सर्वधर्म समभाव का विचार जनता के सामने दिख सके। भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष थे, कृष्ण भगवान हमारे आदर्श। मैं कहता हूं कि ये राजनेता तो मैं नहीं कहूंगा उनको, वो सही प्रकार के एक विचारक थे। इसके साथ साथ गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए, जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए। अब मैं कहूंगा तो आप लोग एडिट करके वही सिखाएंगे। जितने भी धर्म के गुरु हैं, सबके अच्छे आचरणों का उल्लेख अगर किया जाता है बच्चों के लिए तो उसका स्वागत करें। हालांकि यदि हमारी धरती पर भगवान की लीलाओं के प्रमाण हैं और सरकार उस महिमा को जनता के ध्यानार्थ लाना चाहती है तो ये विरोध की नहीं, गौरव की बात है। हर सूबे का व्यक्ति इस बात पर इतराता है कि उनके यहाँ किन किन भगवानों की लीलाएं हुई हैं, तो भला हमको क्यों नहीं गौरव करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी। तो इधर अवैध उत्खनन को लेकर एक बार फिर महाकौशल की सियासत गरमाई है। मां नर्मदा के सीने को छलनी करते हुए रेत निकासी के मामलों में मानो अमूलचूल बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पहले तो खनन माफिया और अवैध उत्खननकर्ता को लेकर कोई भी सियासी दल स्पष्ट तौर पर आरोप नहीं लगाता था, लेकिन अब तो मामला बीजेपी, कांग्रेस और खाकी तक भी पहुंच गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नर्मदा का सीना छलनी कर रहे खनन माफिया, दिन दहाड़े निकल रही रेत,
कौन करवा रहा है मां नर्मदा की छाती को छलनी। रेत ठेका निरस्त होने के बाद भी जारी है अवैध उत्खनन। ऊंचे दामों पर रेत बेच रहे माफिया। अवैध खनन का गोरख धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। अवैध खनन रोकने खनिज विभाग बना मूक दर्शक। तो विपक्ष यानी कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान कांग्रेस नेता संजय यादव का स्पष्ट आरोप है कि संस्कार धानी में मां नर्मदा का सीना छलनी करने में बीजेपी यानी सत्ताधारी दल और पुलिस का बड़ा गठजोड़ काम कर रहा है और सूबे के मुखिया के तमाम दावों को स्थानीय पुलिस प्रशासन और नेता मिलकर मिट्टी पालित कर रहे हैं। लाजमी है संस्कार धानी जबलपुर में आए दिन रेत के अवैध उत्खनन को लेकर सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीरों में इस बात की तस्दीक भी हो रही है कि बेखौफ खनन माफिया बड़ी बड़ी मशीनों से और मजदूर लगाकर मां नर्मदा का सीना छलनी कर रहे हैं। मां नर्मदा का प्रभाव क्षेत्र और उससे लगी सीमाओं में जबलपुर के तकरीबन 1 दर्जन स्थानों पर अवैध उत्खनन की शिकायत लगातार सामने आ रही है, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि तमाम सख्तियों के दावों के बावजूद उत्खनन का मामला और उन पर कार्रवाई का भरोसा सिर्फ आश्वासन मात्र तक ही सीमित रह रहा है। लेकिन माफिया का तंत्र इतना मजबूत है, सत्ता से जुड़े हुए हैं और उनकी पार्टी के लोग, तो यहाँ का जो पुलिस मिलकर जो करवाती है काम, अब पुलिस सट्टा खिलाएगी, पुलिस जबलपुर की जुआ खिलवाएगी, पुलिस शराब बिकवाएगी, पुलिस रेत करवाएगी, उठवाएगी, पकड़ेगा कौन? तो ये तो तंत्र है। मैं तो खुद स्वयं गया, आपके मीडिया साथियों को लेके गया। नर्मदा का सीना लगातार छलनी हो रहा है, अवैध भंडार पड़े हुए हैं, लेकिन ये सब प्रशासन को मालूम है, शासन को मालूम है। कोई किसी का जब कोई हादसा हो जाता है तब वो जब्ती बनाने जाते हैं जो 3 लोग खत्म हो गए। ऐसे यहाँ होगा हादसा तब प्रशासन की नींद खुलेगी। आए दिन भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, अलग अलग गुटों में बटे लोग अवैध उत्खनन को लेकर अपनी अपनी सफाई पेश करते हैं। कई नेता सोशल मीडिया में वायरल वीडियो तो कुछ प्रत्यक्ष तौर पर खुद अवैध उत्खनन स्थल पर पहुंचकर अपनी फोटो चमकाने से भी बाज नहीं आते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यही कि तमाम आरोप प्रत्यारोप और आपत्तियों के बावजूद भी अवैध उत्खनन का खेल अनवरत जारी है। विपक्ष ने स्पष्ट आरोप लगाए हैं कि अवैध उत्खनन का काम खुली आंखों से चल रहा है। बीजेपी के संरक्षण में तमाम जगहों पर अवैध उत्खनन बदस्तूर जारी है। कार्रवाई के नाम पर शिकायत होती है तो पुलिस भी सेटिंग से पहुंच जाती है और जब तक पुलिस अवैध उत्खनन स्थल तक पहुंचती है तब तक सब कुछ साफ हो जाता है। मामले में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के शासन में तो यही अवैध उत्खनन गुपचुप तरीके से चलता रहता था, कुछ भी सामने नहीं आता था, लेकिन सख्ती के चलते अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अवैध उत्खनन की तस्वीर बताती है कि आम जनता में भी शासन प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ा है और अब हिम्मत करके माफियाओं की इन करतूतों को सामने ला रहे हैं और प्रशासन सख्ती भी कर रहा है। जहां तक कांग्रेस के आरोपों का सवाल है तो कांग्रेस के नेता खुद अपने शासनकाल में मिलकर अवैध उत्खनन किया करते थे। ये पहली बार ऐसा है कि ये सख्ती हुई है पूरे प्रदेश में। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रारंभ से इस बात को कहा गया है कि हम अवैध उत्खनन नहीं होने देंगे और उसी का परिणाम है कि लगातार जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जहाँ जो इसका जो पूरा जो ये सब लोग इनका माफिया है, ये माफिया अधिकारियों पर हमले कर रहे हैं। इसका कारण ही सिर्फ ये है कि सख्ती की जा रही है, इसलिए हो रहा है। तो ये बात आरोप लगाना कि कांग्रेस का कि इसमें सब सांठ घाट है, तो मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि कांग्रेस के शासन में ही अघोषित, जिसको कहा जाए अनरजिस्टर्ड, ऐसा अवैध उत्खनन होता रहता था और उसको कांग्रेस के नेता मिलकर करते थे। ये मेरा आरोप है। इसमें रोक अगर किसी ने लगाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई। आने वाले समय में इसमें और सख्ती की जाएगी और निश्चित रूप से आपको इसके परिणाम, सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। इन सियासी आरोपों के बीच पुलिस भी अपनी कार्रवाई का ब्यौरा पेश कर रही है, जहां पुलिस का दावा है कि वह लगातार अवैध उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और तकरीबन 2 दर्जन से अधिक कार्रवाइयों में कई मशीनों को भी जब्त किया गया है।
लगातार शिकायत मिलने पर और आकस्मिक जांच में जहां-जहां भी अवैध उत्खनन के तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं, वहां पुलिस सजगता से कार्रवाई कर रही है। अवैध उत्खनन को लेकर पूरा जबलपुर पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई को लेकर प्रतिबद्ध है और इसमें खनिज, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें बनती हैं और लगातार विभिन्न क्षेत्रों में इसमें कार्रवाई की भी जाती रही है और जहां पर भी इस तरह की सूचना आती है या टीमों के द्वारा अपने खुद इन क्षेत्रों को संज्ञान में लेकर इसमें लगातार कार्रवाइयाँ की जाती रही। रेत के अवैध उत्खनन का मामला कोई नया नहीं है, बल्कि दशकों से चल रहा है। कभी नेता तो कभी खाकी तो कभी कोई बड़ा बाहुबली, हमेशा मां नर्मदा का सीना छलनी करता आ रहा है। आरोप किसके सही और किसके गलत यह बेशक जांच का विषय है, लेकिन पूरे घटनाक्रम को देखते हुए कहा जा सकता है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है। जबलपुर से BSTV के लिए प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में समीक्षा को लेकर सियासत जारी है। लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस ने अब तक समीक्षा बैठक को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जो छत्तीसगढ़ के बूथ स्तर पर जाकर हार के कारणों को पता लगाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 6 महीने में 2 बार करारी हार का सामना करना पड़ा है। विधानसभा में करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर ही सिमटी दिखी। वहीं पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी सीट निकालने में सक्षम नजर नहीं आए। विधानसभा चुनाव की तुलना में उसके वोटों में 1.17% की गिरावट भी आई है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 42.23% वोट मिले थे, जो लोकसभा में घटकर 41.06 पर आ गया है। इसके बाद से लगातार कांग्रेस में हार की समीक्षा की मांग उठ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ सहित कुल 8 राज्यों के हार का पता लगाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। इन कमेटियों के सदस्य ब्लॉक व बूथ स्तर पर जाकर पता लगाएंगे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार क्यों हुई, फिर अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। कमेटी ने छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी को सौंपी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा देश के सभी प्रदेशों में जहां पे कांग्रेस का अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आया, वहां के लिए 2 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, जो उस राज्य में जाके वहाँ पे किन कारणों से पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इस पर विचार विमर्श करेंगे। वहाँ के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में वीरप्पा मोइली और चौधरी जी को बनाया गया है और उनके आने का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है। जैसे ही कार्यक्रम तय होगा आप सबको सूचित किया जाएगा। वे यहाँ पे आके वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। वहीं भाजपा भी लगातार कांग्रेस को नेतृत्व विहीन बता रही है। एक बार फिर से कांग्रेस की समीक्षा पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है और एक परिवार के हित के लिए काम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस की अपनी अंदरूनी काम है, समीक्षा करें जो करना है। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन, नियत विहीन है और एक परिवार के हितों के लिए काम करने वाली पार्टी है और कांग्रेस के अपना अंदरूनी काम है, वो समीक्षा करेंगे क्या करेंगे, लेकिन दोष आखिर किसे देंगे जब नेतृत्व ही इस प्रकार से है। यह कमेटी हार की वजह तलाशने के अलावा संगठन में बड़े बदलाव की भी चर्चा को तेज कर चुकी है। सीधे राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी बनाने के बाद में सियासी गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि संगठन में भी बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन यह कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रही है। रायपुर से BSTV के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। इधर नीट परीक्षा में धांधली को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। पूरा विपक्ष परीक्षा में धांधली को लेकर सरकार पर हमलावर है। विपक्ष सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में जमकर बवाल मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन भी किया, तो वहीं धांधली को लेकर सरकार पर हमला भी बोला है। नीट को लेकर हो रही सियासत पर देखिए हमारे एक और खास रिपोर्ट। नीट परीक्षा में धांधली, पूरे देश में मचा बवाल। विपक्ष सरकार पर लगा रही आरोप।
एनटीए अध्यक्ष को हटाने की मांग। कांग्रेस ने नीट परीक्षा को बताया महाघोटाला। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर शुक्रवार को रायपुर के राजीव गांधी चौक में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कांग्रेस के विधायक शामिल हुए। सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नीट की परीक्षा केंद्र सरकार ने कराई है, इसलिए निरस्त नहीं कर रही, क्योंकि जो हजारों करोड़ों का लेन देन हुआ है उसका क्या होगा। छत्तीसगढ़ की सरकार आग लगाने वाली सरकार है और केंद्र की सरकार पेपर लीक करने वाली सरकार है। भूपेश बघेल ने कहा कि देश भर की यूनिवर्सिटीज में जो जिम्मेदार लोगों को बैठाया जा रहा है वह सब एक ही विचारधारा के हैं। बीजेपी अपने लोगों को बैठा रही है। फिर सवाल इस बात को लेकर है कि जांच क्यों नहीं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो बच्चा 12वीं में फेल वो मेरिट में टॉप कर रहा है। ये महाघोटाला है और इस महाघोटाले में आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो नंबर दिया गया है उसे आप देखेंगे उसमें गड़बड़ी है। जिन्होंने ये पेपर कंडक्ट किया उसका मालिक आज विदेश भाग गया है। जब गड़बड़ियां हो गई है तो जिस प्रकार से यूजीसी नेट के परीक्षा रद्द किए हैं उसी प्रकार के नीट के भी एग्जाम रद्द किए जाएं। और दूसरी बात यह है जो किसी स्वतंत्र एजेंसी से इनकी जांच कराई जानी चाहिए। और तीसरी बात हमारी मांग ये है नेट का जो अध्यक्ष है उसे भी बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। प्रकार परीक्षा में घपला हुआ तो मुझे लगता है कि कम योग्यता वाले बच्चों को पिछले दरवाजे से नीट की परीक्षा पास कराने की तैयारी थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली अपने आप में प्रश्नों के घेरे में है। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के समय पर भी पेपर लीक हुए हैं। हमारी सरकार जांच कर रही है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कांग्रेस के लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी से ग्रसित हैं, या तो वो नैतिकता के पतन की सीमा को लांघ चुके हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी क्या इस बात को बताएंगे कि उन्होंने कितनी एसआईटीज का गठन किया था? किसी की रिपोर्ट आई थी? 5 साल में नहीं आई, हमें तो 6 महीने हुए। और चिंता नहीं करेंगे, पीएससी घोटाले में जो भी है उसे सजा मिलेगी। अब भूपेश बघेल जी उतावले क्यों हो रहे हैं इसकी वजह वो बता सकते हैं। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सियासत जारी है। वार पलटवार भी जमकर हो रहा है। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन का कितना असर होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो मध्य प्रदेश में क्या छात्र राजनीति पर खतरा मंडरा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले 7 साल से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए। छात्र संगठन की मांग के बावजूद भी सरकार चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकी। इतना ही नहीं, छात्र राजनीति से आने वाले दिग्गज नेता भी इससे परहेज कर रहे हैं। देखिए भोपाल से हमारी एक खास रिपोर्ट। MP में छात्र राजनीति पर खतरा। 7 साल बाद भी नहीं हुए छात्र संघ चुनाव। उच्च शिक्षा विभाग नहीं करा पा रहा चुनाव। ABVP ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग। छात्र राजनीति के नेताओं का भी चुनाव से परहेज। कांग्रेस ने लगाया छात्र राजनीति को खत्म करने का आरोप। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए छात्र संघ चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन 2017 के बाद प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हो सके। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इसकी तैयारियां शुरू होने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। ये स्थिति तब है जब उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव के संबंध प्रस्ताव तैयार कराया था और मुख्यमंत्री को भी भेजा था। हालांकि पिछले 7 साल से इस पर सरकार फैसला नहीं ले सकी है। चुनाव के संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा ने कहा कि सरकार से प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। हमारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हैं। सरकार ने पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की वजह से चुनाव नहीं कराए जाने की बात कही थी, लेकिन अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसलिए ABVP युद्ध स्तर पर सरकार से चुनाव कराने की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए चुनाव कराना जरूरी है।
कि हम सबको ध्यान है विगत 2 वर्षों में विधानसभा लोकसभा चुनाव की तैयारी के कारण कहीं न कहीं छात्र संघ चुनाव को एक बहाना देकर टाला जा रहा था, किंतु अब समय आ गया है छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए ताकि परिसर में भी विद्यार्थियों की सहभागिता एक रचनात्मक रूप से बढ़े, उनका परिसर की तरफ आकर्षण बढ़े, इसलिए भी अब छात्र संघ की आवश्यकता प्रतीत होती है। छात्र राजनीति से बीजेपी आए नेता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, इंदर सिंह परमार, तुलसी सिलावट, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, सुरेश पचौरी, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, कमल पटेल, लाल सिंह आर्य, पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, विधायक भगवान दास सबनानी, अभिलाष पांडे, अर्चना चिटनीस, डॉक्टर राजेश सोनकर, महेंद्र हार्डिया, पुष्पमित्र भार्गव। छात्र राजनीति से कांग्रेस आए नेता पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक विपिन वानखड़े, लखन घनघोरिया, आरिफ मसूद विधायक, डॉक्टर विक्रांत भूरिया, के मिश्रा, एनपी प्रजापति, कमलेश्वर पटेल, आरिफ अकील, दीपक जोशी, कुणाल चौधरी। मध्य प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी शुरुआत छात्र राजनीति से हुई है। 16वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मंत्री और विधायक ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति की पहली पाठशाला यानी कॉलेज से राजनीति शुरू की है। इसके बावजूद ये दिग्गज नेता छात्र संघ चुनाव से परहेज कर रहे हैं। छात्र संगठनों का मानना है कि छात्र संघ चुनाव होने से माहौल सकारात्मक बनता है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पर अध्यक्ष का फोकस होता है, विद्यार्थियों की समस्याओं को अध्यक्ष या प्रतिनिधि दूर करते हैं। इससे युवाओं में नेतृत्व की क्षमता भी विकसित होती है। 2017 के बाद प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। एबीवीपी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चुनाव की मांग। चुनाव का बहाना बनाकर नहीं कराए छात्र संघ चुनाव। प्रत्यक्ष प्रणाली में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी अपने मन से अध्यक्ष का चुनाव करता है। अप्रत्यक्ष प्रणाली में विद्यार्थी क्लास का प्रतिनिधि चुनता है और वह प्रतिनिधि अध्यक्ष का चुनाव करता है। छात्र संघ चुनाव में मारपीट और उपद्रव अधिक होता है, इसलिए कई सालों से प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव बंद है। छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया का कहना है कि सरकार छात्र राजनीति को खत्म कर रही है। नेताओं को खतरा है कि छात्रों की राजनीति में आने से उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। कांग्रेस भी मांग कर रही है कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। एनएसयूआई भी इसकी मांग समय समय पर कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव होने से छात्रों को राजनीति में आने का मौका मिलता है। देखिए, बिल्कुल गलत है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, लगातार हम देख रहे हैं कि छात्र हितों का हनन हो रहा है। छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, यूनिवर्सिटीज में कहीं पर भी जाते हैं, उनको अपना अधिकार नहीं मिलता है। चुनाव की मांग वो लगातार करते हैं। एनएसयूआई हमारा जो संगठन है वो भी लगातार मांग करता है कि चुनाव होना चाहिए, इससे नई लीडरशिप डेवलप होती है। लेकिन लीडरशिप को भी डेवलप नहीं करने देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको इस और कोई ध्यान ही नहीं है। वो चाहती भी नहीं है कि कोई नया आने वाली पीढ़ी राजनीति में आए। तो ये बहुत एक गलत जो है चीज को सामने ला रही है और हम चाहते हैं कि छात्र संघ के चुनाव हों। छात्र संगठन चुनाव कई बार सड़क से लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के बंगले पर छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर धरना प्रदर्शन और हंगामा कर चुके हैं। इसके बावजूद नेताओं के कान में जूं नहीं रेंग रही है। छात्र संगठन लंबे समय से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या छात्र राजनीति से आने वाले नेता अपने भविष्य को लेकर खतरा महसूस कर रहे हैं या फिर इसके पीछे छात्र राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ बात सियासत की में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।